Hello students, today we are covering our next topic, that is evaluation by physical, chemical and biological methods. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन की। फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब क्या है एक्चुअल में? फिजिकल इवैल्यूएशन का मतलब हो गया जब हम इवैल्यूएशन के अंदर अपने फिजिकल पैरामीटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। कब? जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं प्लांट्स का या उनके पार्ट्स का, तब हम उसको बोलेंगे फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। मतलब फिजिकली एग्जामिन करना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाली प्रॉपर्टीज को हम बोल रहे हैं फिजिकल इवैल्यूएशन। अब फिजिकल इवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? तो जब हम किसी क्रूड प्लांट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं फिजिकली, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम फिजिकली इवैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारा सॉलेबिलिटी हो गया, कि कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर वो सॉलेबल है। ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, क्या उस कंपाउंड के अंदर लाइट को रोटेट करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। पर्टिकुलर क्रूड ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, पर्टिकुलर ड्रग की विस्कोसिटी किस रेंज की है। फिर उसके बाद हम और चीजें उसमें देखते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि कितने एंगल पे वो लाइट को बेंड डाउन कर रहा है। फिर उसके ऐश कंटेंट कैसा है। फिर एल्कोहल एक्सट्रैक्टिव्स है या ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स हैं उसके उसके अंदर का वोलेटाइल कंटेंट कैसा है। तो ये सारी चीजें हम क्या है हमारी फिजिकल इवैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जितने भी पैरामीटर्स अभी मैंने आपको डिस्कस किए वो सारे हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि कौन कौन से पैरामीटर्स रहते हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक पैरामीटर के बारे में। जैसे सबसे पहला पैरामीटर है हमारा सॉलेबिलिटी। तो सॉलेबिलिटी का मतलब हो गया कि कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिसमें हमारी क्रूड ड्रग्स सॉलेबलाइज हो जाती हैं। जाहिर सी बात है हर ड्रग के अंदर क्या है अपना कोई स्पेसिफिक केमिकल है, तो उस केमिकल की सॉलेबिलिटी भी क्या है अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो एल्कलॉइडल बेसेस होते हैं वो क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉलेबल रहते हैं, लेकिन जो उनके सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉलेबल होते हैं। ऐसे ही ग्लाइकोसाइड्स को हम क्या है क्लोरोफॉर्म और वाटर के मिक्सचर के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उनका एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो सॉल्युबल रहता है हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है या ईथर है। तो यहाँ पे हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इस पैरामीटर को? तो इन पैरामीटर्स को स्टडी करने का मकसद यही है हमारा कि हम इजीली डिटेक्ट कर सकें कि हमारी ड्रग के अंदर किसी भी तरीके का एडल्टीरेंट है या नहीं है। अगर हमें पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ड्रग के अंदर किसी भी तरीके की मिलावट की गई है या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारी प्योर फॉर्म की ड्रग होगी उसकी सॉलेबिलिटी हमारे स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर होगी। अगर उसमें जरा सी भी छेड़खानी की गई है या एडल्टेरेंट मिलाया गया है तो उसकी सॉलेबिलिटी डिफर कर जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमारी आती है ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? तो कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं या तो प्योर फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में। ये सॉल्यूशंस की खास बात ये होती है, इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब कोई भी ऐसा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है या तो प्योर फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में जिसके अंदर क्षमता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। लेफ्ट में करेंगे तो उसे लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन के लिए हम जो लाइट सोर्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सोडियम लैंप, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारा कैरावे होता है, तो कैरावे की एंगल ऑफ रोटेशन है +75 डिग्री टू +80 डिग्री। ऐसी क्लोव ऑयल की है 0 to -1.5 डिग्री। हनी की है +3 to -1.5। चिनोपोडियम ऑयल की होती है -30 डिग्री टू -8 डिग्री। तो ये कुछ ऑप्टिकल रोटेशंस की वैल्यू है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ड्रग के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है या एक्टिव जो है वो किस डायरेक्शन में कितना एंगल पे रोटेट कर रहा है लाइट को। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब हो गया
कि कंसिस्टेंसी कितनी है उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कितना गाढ़ापन है। अ लिक्विड ड्रग्स विस्कोसिटी एट गिवन टेम्परेचर, अब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये एक तरीके का इंडेक्स हो गया उसकी कंपोजिशन का, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन के तौर पे यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड पैराफिन की जो विस्कोसिटी होगी वो नॉट लेस देन 64 सेंटीस्टोक्स होगी 37.8 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसी पायरोजाइलिन की होगी 1100 टू 2450 सेंटीस्टोक्स। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया अ लाइट रे बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। जब क्या है लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जिन दोनों मीडियम्स की क्या डेंसिटी डिफर कर रही है, तो कितना लाइट बेंड डाउन कर रही है अपने ओरिजिनल पाथ से, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रेशियो होता है हमारा लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम टू लाइट वेलोसिटी इन सब्सटेंस, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। और ये प्रॉपर्टी ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है हमारी फॉर अ लिक्विड बेस्ड ऑन प्योरिटी, और ये भी यूज की जाती है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। और एक सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज करेगी व्हेन द इंसिडेंट लाइट चेंजेस विद द वेवलेंथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। या तो इंसिडेंट लाइट की हम वेवलेंथ को चेंज करें, टेम्परेचर को या प्रेशर को, तभी हमारे सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी हम क्या लाइट सोर्स के तौर पे सोडियम लाइट यूज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज की बात करूं, जैसे हमारा केस्टर ऑयल हो गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4758 टू 1.527। ऐसे ही हमारा क्लोव ऑयल का होता है 1.527 टू 1.535। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट भी एक तरीके का हमारा बहुत ही ज्यादा शार्प होता है जब हम क्रूड ड्रग की प्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है एक वो पैरामीटर की तरह यूज किया जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो भी हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि कितने टेम्परेचर पे जाके हमारी ड्रग मेल्ट डाउन हो रही है। और ड्रग्स प्योरिटी कैन बी डिटरमाइन इज मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो प्योर केमिकल और फाइटोकेमिकल्स होते हैं उनका कोई वेरी शार्प और कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, कोकोआ बटर का 33 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे वीज वैक्स का 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग कितनी प्यूरिफाइड है। अब बात करते हैं केमिकल इवेल्युएशन की। तो केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे केमिकल टेस्ट और एसेस करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है केमिकल इवेल्युएशन। जब ड्रग के अंदर कोई प्रेजेंट केमिकल को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल इवेल्युएशन। अब इसके अंदर भी हमारी क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग। स्टार्टिंग में जब प्रीमिलरली हम फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं फ्रॉम अ पार्ट ऑफ केमिकल इवेल्युएशन, तो उसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि हम पता लगा सके कि हमारी ड्रग के अंदर किसी भी तरीके का एडल्टरेशन तो नहीं किया गया। तो अब केमिकल एसेस क्या है? केमिकल एसेस के अंदर हमारे आते हैं कन्वेंशनल टाइट्रीमेटिक टेक्निक्स, जो आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा। टाइट्रेशंस किया करते थे हम अलग अलग तरीके के एसिड बेस टाइट्रेशंस, वो सब उसके बेसिस पे हम यूज कर लेते हैं उन्हें डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे क्रूड ड्रग्स के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। लाइक एल्कोलॉइडल ड्रग्स हैं, या एस्टर कंटेनिंग है, या एल्डिहाइड कंटेनिंग है, या उसके अंदर कोई वोलेटाइल ऑयल तो नहीं प्रेजेंट है। फिर इसी में ऐसे हम ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स भी इन्वॉल्व कर लिया करते थे। तो जब हम केमिकल इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं तो केमिकल इवेल्युएशन एक तरीके को डिफाइन करा जाए तो केमिकल प्रोसेस है और डिटरमाइनिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ड्रग। मतलब कि जाहिर सी बात है जब हम केमिकल इवेल्युएशन कर रहे हैं तो इवेल्युएशन का मतलब हो गया इवेलुएट करना कि एक ड्रग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, और उन केमिकल्स में से हमारे ऐसे कौन से एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे हैं किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर में। तो इस प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं केमिकल इवेल्युएशन। फिर इसके अंदर भी हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू में पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड रहेगा हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH को। फिर आयोडीन में कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। सपोनिफिकेशन में कितना अमाउंट ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड होगा सेपिनिफाई करने के लिए।
एस्टर वैल्यूज हो गई। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो डिनोट करती हैं हमारे केमिकल इवेल्युएशन को। इसके साथ साथ हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, क्वालिटेटिव केमिकल एग्जामिनेशंस भी करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। तो वो हम अब आगे वाली स्लाइड में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया, केमिकल इवेल्युएशन में दो स्टेप्स रहती हैं हमारी, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन और क्वालिटेटिव केमिकल इवेल्युएशन। फाइटोकेमिकल का मतलब हो गया प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स, उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो इसके लिए हम अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया है और रॉ मटेरियल को प्रॉपरली प्यूरिफाई कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन किया उसका, फिर प्यूरिफाई करा उसे और उसकी करेक्टराइजेशन करी उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। फिर उसके अंदर उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया, कितने परसेंटेज क्वालिटी है उसके अंदर। फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम कौन कौन से पर्टिकुलर कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन एक तरीके की टेक्निक है जिसमें जनरली हम जो प्लांट्स के अंदर हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उनको सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट्स। इसके लिए हम सॉक्सलेट एपरेटस को इन्वॉल्व करते हैं। तो सॉक्सलेट एपरेटस एक तरीके का हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, एपरेटस है, जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो जनरली हमारे फार्माकोग्नोसी की लैब्स में पाया जाता है। तो बेसिक मेथड क्या रहता है इसमें, जो हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फ्रेश प्लांट के, उसको हम जनरली क्या है हीट के मेथड से सॉल्वेंट के थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जैसे जिस तरीके से हम निचोड़ काढ़ा बनाते हैं, उस तरीके से कई एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है हमारी सॉक्सलेट एपरेटस के अंदर, जिसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर उसके ऑब्टेन्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। सेकंड हमारा आता है क्वालिटेटिव केमिकल इवेल्युएशन। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कैटेगरीज बताई थी पहले मैंने आपको, जैसे एल्कलॉइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, स्टीरॉल्स हैं, फिक्स्ड ऑयल हैं, फैट्स हैं, सेपोनिन है, फिनोलिक कंपाउंड हैं, टेनिन्स हैं। तो जैसे कि एल्कलॉइड्स मान लीजिए, एल्कलॉइड्स हमारी एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड हो गए। तो इसके लिए हम डिफरेंट केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम जनरली मेयर्स रीजेंट, ड्रैगन ड्रॉफ, हेगर्स रीजेंट, वेगनर रीजेंट, ये सारे इन्वॉल्व करते हैं जो आपकी स्पेसिफिकली बुक में मेंशन्ड है। फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लाइकोसाइड्स में, ये जितने भी केमिकल की कैटेगरीज में बता रहा हूँ, सबके स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट मेंशन्ड है, जिन्हें आपको इजीली मगअप करना है, जिससे कि आप इजीली उसे याद कर सकें और पहचान सकें कि हमें कौन सी पर्टिकुलर ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व करना है। क्योंकि हर ड्रग के अंदर अपना एक स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जिसके हिसाब से हम उसके अंदर केमिकल टेस्ट लगाते हैं। लास्टली बात करते हैं बायोलॉजिकल इवेल्युएशन की। तो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन का मतलब हो गया जब हम इवेल्युएशन कर रहे हैं किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे, किसी लिविंग सिस्टम पे। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो कंप्लीट एनिमल हो सकता है, कोई एनिमल प्रिपरेशन हो सकती है, कोई आइसोलेटेड टिश्यू हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इन पे जब हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऐसे और बायो ऐसे, एस लिविंग बींग्स को जब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारी इवेल्युएशन की टेक्निक में। अब हम क्या है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब जिस तरीके की प्रॉपर्टी हमारा मेडिसिनल प्लांट शो कर रहा है उस तरीके का केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हमने इन्फ्लामेशन का टेस्ट करना है, तो इन्फ्लामेशन क्या है, एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी शो करती है फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन टू द बॉडी। तो इन्फ्लामेशन को टेस्ट करने के लिए हम जनरली रैट्स को इन्वॉल्व करते हैं। रैट्स के अंदर हम क्या है, केराजिन नाम का केमिकल होता है जो उसके पैर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसके पैर में स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके बाद हम कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेते हैं जिसको हमें टेस्ट करना है, उसको हम फिर थोड़ी देर बाद उसके पैर में इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद प्लेजिस्मोमीटर के थ्रू हम क्या है उसका डिटेक्शन करते हैं। प्लेजिस्मोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या है उसके पॉ को डिप करके देख सकते हैं उसकी कितना परसेंट इन्फ्लामेशन उसके अंदर हुआ है। फिर उसके बाद ड्रग देख के दोबारा से उसमें डिप करते हैं, जिससे कि केमिकल का ट्यूब में राइज हमें बता देता है कि कितना परसेंट हमारी ड्रग इफेक्टिव है या नहीं। इसी के तरह हमारे डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज भी होते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे सिलेंडर प्लेट टेस्ट, टर्बिडिटी मैट्रिक टेस्ट, जो आपने माइक्रो बायोलॉजी में भी स्टडी करे होंगे। जैसे सिलेंडर प्लेट मेथड में क्या रहता है, एक सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं जिसे हम पेट्री प्लेट्स में इनोकुलेट कर चुके होते हैं विद माइक्रोबियल कल्चर। फिर इसमें हम सिलेंड्रिकल होल्स बना लेते हैं और सूटेबल साइज,
जो हमने मीडियम तैयार किया उसके ऊपर। फिर इसमें हम टेस्ट कंपाउंड को रख देते हैं और वेरियस सॉल्यूशन। फिर आफ्टर इंक्यूबेशन हम डायमीटर देखते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे किस तरीके की आई है अलग अलग सिलेंड्रिकल होल्स में, क्योंकि हमने अलग अलग टाइप के डाइल्यूशंस को यूज किया है। किसी में हमने ज्यादा डाइल्यूट किया है ड्रग को, किसी को कम में किया है। तो जिसमें ज्यादा जोन ऑफ इनिबिशन होगा, मतलब जिसमें कम से कम माइक्रोबियल ग्रोथ हुई होगी, वो हमारी इफेक्टिव डोज हो जाएगी उस पर्टिकुलर ड्रग की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है हमारी हर्बल ड्रग्स की अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू। तो वो सिस्टम्स में हम एनिमल्स को इन्वॉल्व करते हैं या एनिमल के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे स्टडी करते हैं। तो हर्बल ड्रग्स को जब हम स्टैंडर्डाइज करने की बात करेंगे उनकी बायोलॉजिकल एफिकेसी की, तो उसके लिए हमें क्या है, एनिमल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एनिमल मॉडल्स हमारे बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं फॉर टेस्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और रिजल्ट असेसमेंट के लिए। तो इसके लिए हम क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ हमारी अलग अलग टाइप की ड्रग्स के लिए होती हैं। जैसे सबसे पहले हिपैटोप्रोटेक्टिव है। अब हिपैटोप्रोटेक्टिव हम यूज करते हैं लिवर टॉक्सिसिटी या उससे रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड जितने भी हमारी डिजीज डिसऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट में जब ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या है, जनरली मेल फीमेल एल्बिनो रैट्स को लेते हैं फॉर इवेलुएटिंग द एक्टिविटी। फिर जैसे बहुत कॉमन डिजीज है हमारी इन्फ्लामेशन की, हेपेटाइटिस, जो कॉज होती है हमारी हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, या कुछ टाइप के सर्टेन केमिकल ड्रग्स की वजह से, या इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की वजह से, अल्कोहल या इम्यूजेनिक रिएक्शंस की वजह से। तो इसके लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड इज मोस्टली कॉमनली यूज फॉर लिवर डैमेज बाय एक्यूट टॉक्सिसिटी। अल्कोहल, पैरासीटामोल, रिफाम्पिसिन कैन आल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पस, जो क्या करती हैं, सब एक्यूट या क्रोनिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। अब इवेल्युएशन में हम जनरली स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल में हमारे हेक्सोबार्बिटल हिप्नोसिस, बायोकेमिकल सीरम एक्टिवेशन करते हैं हम, जिसमें हम SGPT, SGOT, सुपर ऑक्साइड डायमेटेज एंड अदर फैक्टर लाइक ब्लड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करके देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, टिश्यूज को आइसोलेट करके उनको नेक्रोसिस के अंदर फैटी डिजेनरेशन को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। फिर हमारी आती है न्यूरोफार्माकोलॉजिकल। ये भी हमारा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे भी क्या है, जितनी भी हमारे CNS पे एक्टिंग ड्रग्स हैं उसकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा वाइड है। जैसे ओपियम है हमारी, ब्राह्मी है, सेंटेला एशियाटिका, पिलोकार्पस। ये जनरली कुछ हमारी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो CNS पे यूज़ की जाती हैं फॉर मेडिसिनल एंड नार्कोटिक पर्पसेस। तो जो इनका फार्माकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, बायोलॉजिकल एफिकेसी है फार्मा ड्रग्स, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं हमारी बाय डेवलपिंग वेरियस न्यूरोफार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। तो इसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ लगाते हैं, जैसे हमारी प्लस मेज हो गई, जीरो मेज हो गई, हेड डिप चैम्बर हो गया हमारा, एंजाइटी मॉडल्स के लिए, डिप्रेशन के लिए हो गया फोर्स स्विम टेस्ट। तो ये अलग अलग बायोलॉजिकल इवेल्युएशन प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो की जाती हैं इन टाइप की एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए। ऐसी हमारी एक एंटी फर्टिलिटी टेस्टिंग की जाती है हमारी हर्बल ड्रग्स के अंदर, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी एंटी फर्टिलिटी में काम करती हैं। जैसे बहुत एग्जांपल है गॉप्सियम स्पीशीज, जो हमारी मेल एंटी फर्टिलिटी एजेंट है। फिर इन एक्टिविटीज के थ्रू हम क्या है, अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉलोइंग दीज प्रोटोकॉल्स। इसके बाद हमारी ऐसी आती है हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। तो इसमें भी हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के लिए, जैसे फेनुग्रीक है, जैम्बुल है, गुडमर है, जो यूज की जाती है फॉर इवेल्युएशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। इनके एक्सट्रैक्ट्स को यूज किया जाता है डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस किया जाता है पहले एनिमल्स के अंदर डायबिटीज को विद द हेल्प ऑफ एलेक्सोन। एलेक्सोन एक तरीके का केमिकल है जो क्या सीवियर सिलेक्टिव नेक्रोसिस करता है, मतलब पेनक्रियाटिक बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर क्या है, माइल्ड डिफेक्ट कॉज कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है उनके सेल्स के अंदर, सेल की डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस यूज हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस आ जाती हैं। फिर हम क्या है, इसी रैट्स के अंदर क्या है, हमारे ड्रग के जो हर्बल ड्रग्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको इंड्यूस करके हम स्टडी कर लेते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, जो कि हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड हैं, जैसे एलिसा हो गया
या रिया हो गया, रेडियो इम्यूनो ऐसे है, हमारा एंजाइम इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे है, जिससे कि हम मेजर कर सकें ब्लड के इंसुलिन लेवल्स को और देख सकें कि अलग अलग ड्रग्स किस तरीके से काम करेंगी हमारी डायबिटीज के अंदर।